नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती में बहुत-बहुत स्वागत है। हमें बहुत सारे दर्शकों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, विनती आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश में जो कुछ ये फेरबदल का की प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसके बारे में हमें जानकारी दें। देखिए दोस्तों, राजनीति ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, जैसे ये देश रुकता नहीं, उसी तरह से राजनीति भी रुकती नहीं। तो जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो पिछले लगभग 7 सालों से तो देवेंद्र फडणवीस वहाँ के निर्णय लेते रहे हैं और खासकर 2019 के बाद से तो और ही, क्योंकि जो चंद्रकांत दादा पाटिल हैं, वो अपना काम तो सही से करते रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई लोगों की मतभिन्नता रही है कि उनका काम जो है किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। खैर, हर एक की अपनी राय होती है, वो ठीक है। लेकिन जहाँ तक संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो उस विषय में आकलन करना ये दायित्व है केंद्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें वो जो भी निर्णय लेंगे, वो सही निर्णय लेंगे, इसका सभी को विश्वास है और हमें भी विश्वास है। खैर, देखिए, ये जो अटकलें लगाई जा रही है, कल मीडिया चैनल्स वालों ने भी चंद्रकांत दादा पाटिल से बातचीत की थी और उनसे पूछा गया था कि क्या ये संगठनात्मक फेरबदल होने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई चीज़ तो होने नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, हम सभी लोगों को यहाँ लाए थे क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोई यहाँ ज़्यादा आ नहीं पाया। हमने कहा कि सभी को यहाँ लाया जाए और यहाँ के जो तौर तरीके हैं नई दिल्ली के, या वहाँ पर संसद भवन में कैसे जाना होता है वगैरह इत्यादि इत्यादि, या यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, उस विषय में उनको जरा सी आदत होनी चाहिए, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे उन्होंने करना है। अब आगे उन्होंने करना है, इसका मतलब ही फेरबदल है। हालांकि वो भले जो सिरे से न कर रहे हों कि कोई फेरबदल होने जा रहे हैं, या अध्यक्ष बदले जाने वाले हैं, या महाराष्ट्र के नेतृत्व में कोई चेंजेस आने वाले हैं, भले वो सिरे से न करते हो, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है कि आज नहीं तो कल, यानी हो सकता है कि 8 दिन में या 15 से 20 दिन में जरूर कुछ ना कुछ होने की संभावना है। नहीं, क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में लगभग एक मिनी विधानसभा चुनाव की जैसी परिस्थिति होने जा रही है आने वाले 2-4 महीनों, 6 महीनों के बाद, और 1.5 साल के अंदर लगभग 32 इकाइयों के चुनाव होंगे, जिसमें कई सारे ग्राम पंचायत, जिला परिषद इत्यादि बहुत कुछ हैं। और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आने वाले फरवरी या मार्च में कुछ महानगर पालिका और नगर पालिका है, लगभग 8 या 9। तो उसमें जो जीत हासिल करनी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पिछले 1.5 सालों के अंदर जो भी चुनाव हुए, उसमें अगर पंढरपुर की सीट छोड़ी महाराष्ट्र के अंदर, यानी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक ही वो विधायक चुन के आए, बाकी ऐसी कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसमें देखिए दोस्तों, ऐसे हालात में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ माहौल बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, तो ये लोगों का कहना था कि वहां नेता बचा कौन है, कोई नेता है नहीं। विनोद तावड़े जी केंद्र में चले गए, पंकजा मुंडे को साइडलाइन कर दिया गया है, प्रीतम मुंडे को साइडलाइन कर दिया गया है, प्रकाश मेहता जी जो इतने सीनियर लीडर रहे हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है, या फिर जो जलगांव के एकनाथ खड़से, यानी जिन्हें प्यार से सभी नाथा बाबू के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं, वो तो एनसीपी यानी राष्ट्रवादी पार्टी में जा चुके हैं, नेशनलिस्ट पार्टी में। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में कहाँ नेतृत्व बचा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो सूचनाएं, जो जानकारी अपने सूत्रों से मिल रही है केंद्र से, यानी नई दिल्ली से, उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि थोड़ा बहुत तो कल चंद्रकांत दादा पाटिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में ये बात बता दी कि आने वाले समय में इनको आना होगा, यानी कि एक चेंज, एक परिवर्तन होने जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन। यानी अगर ये शायद विनोद तावड़े जी या ये सब होते, प्रकाश भाई मेहता, तो शायद ये आते, वरना अब उनके गैर हाजिरी में या अनुपस्थिति में जो अगली पीढ़ी है, जैसे एडवोकेट आशीष शेलार हुए, इस तरह के लोग जो हैं, उनके हाथ में नेतृत्व की कमान दिए जाने की बहुत ज्यादा संभावना बताई जा रही है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि फेरबदल, ये सब चेंजेस क्यों? तो पिछले 1.5 पौने 2 सालों में
क्या हासिल हुआ है महाराष्ट्र में। वहां पर जो ये मीडिया बता रही थी कि ऑपरेशन लोटस वगैरह जो भी चल रहा है, 2-3 बार जो जानकारियां ऐसे आ रही थी, तो वो भी सब फेल हो गए अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो। लेकिन या फिर और कोई निकायों के चुनाव जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी संगठनात्मक दृष्टि से देखिए, विधानसभा के अंदर तो जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस, उनका कर्तव्य है, उनका काम है पार्टी को आगे रखना और सरकार की जो साइड है, जो बाजू है रूलिंग साइड, उसके ऊपर चढ़ाई करना। लेकिन बाहर जो विधानसभा क्षेत्र के बाहर, यानी विधान भवन के बाहर, यानी रास्ते पर जो संगठनात्मक दृष्टि से जो मोरल बूस्टिंग होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को फ्रंट से लीड करने वाला नेता चाहिए, जिसके ऊपर की सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास हो और उनके ऊपर इतना भरोसा हो कि उनके एक आवाज पर वो रास्ते पर उतर जाए। तो वैसी एक लेवल का और वैसे कैलिबर का नेता भारतीय जनता पार्टी को आज के तारीख में प्रदेश अध्यक्ष के जगह पे रखना जरूरी है, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में लगभग यही चल रहा है कि ये सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार। खैर, ये सरकार गिरे नहीं गिरे, अब तो ये केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में आ गया है कि ये लोग जो है, जब एक जैसे नाव होती है उसमें कहीं अगर सुराख हो गया तो टर्न बाय टर्न अपने अपने नंबर से वो आकर के वहां ड्यूटी करते हैं और उस नाव को अंदर पानी नहीं आने पाए उसके लिए बचाते हैं, उस सुराख को बंद करके रखते हैं टर्न बाय टर्न। तो ऐसे हालात हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र में आए नहीं आए, ये सरकार गिरे नहीं गिरे, लेकिन जो ऑपोजिशन यानी विरोधी पक्ष की जगह है उसको पूरा व्यापने की जरूरत है, उसे पूरा ऑक्यूपाई करने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 से 2 सालों में बिल्कुल नहीं कर पाई। यानी पुरजोर नेतृत्व की जरूरत है वहां पर, और इसके लिए जरूरी है कि एक जबरदस्त कोई नेता हो जिसमें सब क्वालिटीज हो, कैलिबर हो, ऐसी सभी प्रॉपर्टीज हों उनके अंदर कि वो पूरे पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संगठन के तौर पे लीड कर पाए, उनकी जो है वो अगुवाई कर पाए, उन्हें आगे लेके आ सके और सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट विरोध कर सके। अब देखिए, इसमें काफी सारे नामों की चर्चा हो रही है, उसमें से महत्वपूर्ण 2 ही नाम है। एक है चंद्रशेखर बावनकुळे, जो कि नागपुर साइड के माने जाते हैं, और वो भी उसी टीम से है जहां से एडवोकेट आशीष शेलार है। और इसमें जो नाम आगे चल रहा है वो है एडवोकेट आशीष शेलार का, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर बावनकुळे वो एक जिले से, एक ग्रामीण भाग से, या आप समझ लीजिए कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर से वो नहीं है, और उनके अचीवमेंट वो स्थानिक स्तर पर कुछ भी रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार को अपोज करना या शिवसेना का विरोध करना या कांग्रेस और राष्ट्रवादी का विरोध करना, उसके लिए वो उतने केपेबल शायद केंद्रीय नेतृत्व को नहीं नजर आए, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट स्पोकन है। और खास बात ये कि जब चंद्रकांत दादा पाटिल भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलने गए, तो उनके साथ में वो कई ओबीसी नेता लेकर गए, जिसमें से बावनकुळे जी भी थे। अब देखिए, इसके बाद जो वो 4 दिन वहां रुके और वहां पर उन्हें अमित शाह की मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की, अमित शाह ने बिल्कुल वक्त उन्हें नहीं दिया, वो उसी तरह से कल वापस आ गए और महाराष्ट्र मुंबई में पहुंच गए। लेकिन कहने का मतलब ये है हमारा कि इन्होंने ये दिखाना चाहा कि सारे ओबीसी नेता हमारे साथ हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ओबीसी का जो मुद्दा है वो आजकल रह ही नहीं गया। यानी ये किस वजह से, क्योंकि कल 127th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो पास हो चुका, और ये सब जो विषय है केंद्र ने अपने कदों से हटा करके राज्यों पर ये दे दिए, राज्य सरकारों पर, ताकि ये जो भी विषय है, ये स्थानिक विषय है, किसी राज्य में ओबीसी की क्या संख्या है नहीं है उसकी वो राज्य सरकार जो है वो चिंता करे और उसके निर्णय ले। तो इस तरीके से ओबीसी की लीडरशिप का तो सवाल खत्म हो गया। तो जो चंद्रकांत दादा पाटिल ओबीसी नेताओं को लेकर के गए थे वो मसला अब खत्म हो गया। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे इसमें तो मुलायम सिंह के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, ये ओबीसी के विषय पर ही जीतते आए, वहां पर ये वो मुलायम सिंह हो, ये लोग जो भी थे, तो अब उनका वहां ओबीसी में बहुत ही कम नेताओं की जरूरत बच गई है। इस वजह से शायद केंद्रीय नेतृत्व किसी ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की विचार ना करे उस विषय का। और उसके बाद
विषय दो ही रहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टी के लिए पसीना खून बहाया, वो गोपीनाथ मुंडे जी ने बहाया, और उन्हें कई लोग जो है बंजारी समाज के नेता के हिसाब से जानते थे, लेकिन वैसे वो पूरे ओबीसी समाज का एक चेहरा बन चुके थे महाराष्ट्र में। आज वो हमारे बीच नहीं है, हमें भी दुख होता है कि ऐसा जो नेतृत्व है वो पार्टी ने और देश ने कमाया। वो बहुत ही सक्षम नेता थे। आज उनके बच्चे, यानी दोनों बेटियां पंकजा मुंडे और डॉक्टर प्रीतम मुंडे, ये आज राजनीति में है उनकी जगह पे, और ये लोग भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं, यानी राजनीति कम और समाजकरण ज्यादा, और लोगों को नेतृत्व देने का काम, उनके समस्याओं को सुलझाने का काम, हाईलाइट करने का और सुलझाने का काम वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में ये तो है कि जनता को पार्टी के साथ जुड़ने के लिए इस तरह के लोगों की, ऐसे नेताओं की बहुत आवश्यकता होती है, वो तो जरूर है। अब यही आता है वो पेज कि देखिए, अब अगर ऐसे हालात में पंकजा मुंडे को अगर पार्टी प्राधान्य देती है या देने की कोशिश करती है, तो आगे आने वाले जो चुनाव है, जिसे मिनी विधानसभा कहा जा रहा है, जैसे कि अगर 2024 का अगर सेमीफाइनल गिना जाए तो 2022 में जो उत्तर प्रदेश वगैरह और ऐसे कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसे मिनी संसद इलेक्शन कहा जा रहा है। उसी तरह से महाराष्ट्र के लिए एक मिनी असेंबली इलेक्शन का तौर है आगे आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर लगभग। तो उस समय नेता वो चाहिए जिन्हें की पूरी जानकारी हो, न सिर्फ ग्राउंड लेवल की, पर कानून की, इस सिस्टम के काम करने की, और प्लस जुडिशरी की। और ये खूबी एडवोकेट आशीष शेलार के पास बखूबी है। और ये हम बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बात हम आज से लगभग, आप समझ लीजिए कि लगभग 90s की बात हम आपको बता रहे हैं, 1990 के दशक की, यानी 25 या 26 सालों से इस चीज के हमें पूरा पूरा ज्ञान है। हमारी उनके साथ जब हम काम किया करते थे किसी कंपनी के लिए, तो उनके जो लीगल इश्यूज के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता था, और उनके जो प्रैक्टिशनर्स होते थे उनके साथ काम करना पड़ता था। वहां पर हमारे जो एडवोकेट आशीष शेलार है, उनके साथ वहां पर भी मुलाकात होती थी। और प्लस उस समय हमारा संबंध भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ था, तो उनके साथ हमें काम करने का मौका भी मिला था। तो उनके लीडरशिप क्वालिटीज और एक कानून के विषय में उनका एक एक्सपर्टाइज, वो एक अलग ही है। और राजनीति में इतने साल वो काम करते करते उन्हें ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी पूरी जानकारी हो चुकी है, उसमें वो महारत हासिल कर चुके हैं। तो और इसकी एक सबूत ये है कि अगर आपने देखा हो कि 2014 में चुनाव होने के बाद में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पूरा कारभार संभाला, कामकाज संभाला, उसके बाद विधानसभा में कुछ बहस चल रही थी, जिसमें कुछ मराठा आरक्षण के बारे में प्रस्ताव वगैरह थे। तो जिस चीज का जो पुटअप करने का तरीका, यानी जिसको मराठी में मांडणी कहा जाता है, वो इतने खूबसूरत तरीके से एडवोकेट आशीष शेलार जी ने वहां पर किया था। आज भी वो महाराष्ट्र असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो पूरे विषय को समझाया, उसमें जो कानून का दायरा, जुडिशरी का एंगल हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हो, या उसके लिमिटेशंस हो, ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा करके ये पूरा विषय विधानसभा में सभी विधायकों के सामने रखा। और ऐसे कई सारे विषय उन्होंने पिछले 7 सालों में वहां पर पेश किए हैं, और बखूबी इतने अच्छे तरीके से वो विषय को प्रस्तुत करते हैं कि जो वहां पर स्पीकर हैं विधानसभा के, या फिर मुख्यमंत्री हों, पहले देवेंद्र फडणवीस थे और आज उद्धव ठाकरे जी हैं, तो ऐसे सभी चीजों में वो लोग काफी इंप्रेसिव इनका कामकाज रहा है। और इनका जो ग्राउंड लेवल पर, यानी जहां से ये चुनाव लड़ाते हैं, वांद्रे, जिसको मराठी में वांद्रे पश्चिम यानी बेटरा वेस्ट कहा जाता है, वहां पर ही जो एजुकेटेड और कम एजुकेटेड जनता है, यानी वहां पर एक कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्र है पूरा, जिसमें कि हर प्रकार के लोग हैं, मुस्लिम से लेकर के सिंधियों की वहां पर काफी ज्यादा मौजूदगी है। ये बात अपने आप में है, वो भी हिंदू हैं, और थोड़े बहुत गुजराती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं यानी कैथलिक कम्युनिटी, और पारसी। तो इस तरह के एक मिक्स्ड मतदार संघ से वो चुन करके आ रहे हैं सक्सेसफुली, कंटिन्यूसली, यानी वो सबका ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं।
और उन्हें जनता के प्रॉब्लम्स की पूरी जानकारी और पूरी समझ है, और ये इन सब प्रॉब्लम से किस तरह से निपटारा करना, ये भी इसमें महारत इनको हासिल है। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, तो पिछले 2 से 3 महीनों में इन्होंने उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, ये सभी इलाकों का दौरा किया, और सिर्फ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से नहीं, लेकिन वहां के जो जाने माने समाज सेवक हैं, अच्छे स्तर के, उनका की नाम है, काम भी बहुत अच्छा है, उनसे ये उनके घरों में जाकर के मिले, और वहां के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, ये पूरा उन्होंने समझने की कोशिश की। ये और बात है कि केंद्रीय नेतृत्व इन्हें काफी बार दिल्ली बुलाता रहा है, और वहां पर इनके साथ काफी सारी मीटिंगें होती रही है। तो ऐसे हालात में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो ये है कि अगर फ्री एंड फेयर तरीके से अगर नेता चुना गया या सही तरह से सोचा गया, तो शायद एडवोकेट आशीष शेलार के सिवा और कोई चेहरा नहीं है जो यहाँ पर सबके साथ न्याय कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है, यानी ओल्ड वर्सेस न्यू, जो असक्षम लोग कि किस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं को कन्विंस करके बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, और सरकार के जो मंडल महामंडलों पर नियुक्ति करवा के लिए, इसमें जितने सारे निष्ठावंत सक्षम कार्यकर्ता और लीडर नाराज हैं, उनके साथ भी एडवोकेट आशीष शेलार जरूर न्याय करेंगे। इस तरह की जानकारी पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से हमें प्राप्त हो रही है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आज जो है 11 अगस्त है 2021, आने वाले 4-6 दिनों में, बहुत बहुत 15 से 20 दिनों में इस विषय का फैसला हो जाए। और क्योंकि 4 से 6 महीनों के बाद ये सब चुनाव का जो पूरा माहौल फिर गर्मा जाएगा, शुरू हो जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में बृहन मुंबई महानगर पालिका की जो वार्ड्स की यादी है, वो डिलिमिटेशन की, वो उनके जो पूरे मैप्स नक्शे हैं वो जाहिर होने जा रहे हैं। इसके बाद रिजर्वेशन के विषय पर भी उनकी जो लॉटरी सिस्टम या जो भी है, जैसे कि उसमें पुणे महानगर पालिका के भी चुनाव है, ठाणे महानगर पालिका, ऐसे कई सारे बड़े बड़े हैं, नासिक है। तो इस तरह की जो पूरी तैयारी है, इसमें जो एक्सपर्टाइज एडवोकेट आशीष शेलार के पास है, शायद ही किसी और नेता के पास होगी, क्योंकि ये बाकी जो नेतागण हैं ये अपने हिसाब से सही है अपनी जगह पर। मैं नहीं कहता कि उनमें कोई कमी है या कुछ है, लेकिन सॉरी, जो एक एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज, नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है किसी मसले को हर तरह से टटोल के देखना और समझना और जल्दी से समझना, ये एक खूबी एडवोकेट आशीष शेलार के पास बहुत ही अच्छे तरीके से है। हमने आज तक जब भी उनसे मिलने की कोशिश की, तो हमने ये देखा कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावंत हों, नए हों, उनसे वो कोई डिस्टेंस ज्यादा नहीं बना के रखते। हाँ, उनके पास समय कम रहने की वजह से लेकिन वो समय कम दे पाते हैं, लेकिन वो देखेंगे कि अपना कोई निष्ठावंत है या पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं या ये कोई आए हैं मिलने के लिए समय लेकर के, तो सबसे पहले वो उन्हें समय देते हैं। वो जो भी है वो सुनने की उनकी बहुत अच्छी क्षमता और आदत है। वो पूरे विषय को सुन के समझ लेते हैं तुरंत, और वो कहते हैं कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप जो है निश्चिंत चले जाइए, आप अपना समय जो है वो कहीं आपका अच्छी तरह से काम आए, आप आपके काम करने शुरू कर दीजिए, आप अब जा सकते हैं। यानी इस तरह की उनकी जो ये है कि समय की बड़ी कीमत है उनको, और वो समय की कीमत जानते हैं कि समय किस तरह से पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। तो ऐसी सब खासियतें एडवोकेट आशीष शेलार के पास हासिल हैं उनके पास। उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ है, उनके घर के लोग जो उनके बहुत ही अच्छे शुभचिंतक हैं, पुराने मित्र हो, पार्टी के सहयोगी हो, पुराने हो या पिछले 15-20 सालों में जुड़े हुए हों, ये सभी की शुभेच्छाएं उनके साथ है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं उन्हें पूरी पूरी कि वो अपने इस राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े, और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसे मजबूत करके और आगे बढ़ाए, जो कि हमें पूरा पूरा विश्वास है कि वो जरूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं उन्हें भी आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में उन्हें सही नेता मिले और उनका नेतृत्व सही तरीके से करे, और आगे आने वाले समय में वो महाराष्ट्र के अंदर
भले वो आज सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा पक्ष है, लेकिन आने वाले समय में अपने दम पर वो बहुमत लाकर वहां पर अपनी सरकार स्थापन करे। और सबसे मूल बात ये है कि जिन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना और जेब से पैसा खर्चा किया, उन लोगों के साथ भी ये लोग न्याय करें। ऐसी सब शुभकामनाएं देते हुए आज का ये एपिसोड आपने पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो राय है, वो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके दें, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि आपकी इस विषय में क्या राय है, क्या इच्छाएं हैं, नहीं है, ताकि हम भी पार्टी के नेतृत्व तक, हाईकमांड तक और सरकार तक आपके सारी बातें पहुंचा सके। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे एपिसोड्स और वीडियोस की सूचनाएं और जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आप हमारे चैनल से ये सभी जानकारी हमारे वीडियोस देखकर तुरंत प्राप्त कर सके। अब सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।